सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आशा करती हूँ कि सभी सुरक्षित होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी कक्षा में अपना व्याकरण का कार्य शुरू करेंगे, जिसमें हमारे व्याकरण का जो पहला पाठ है, जो पहला विषय है, उपविषय है, वो है उपसर्ग और प्रत्यय। यानी आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, हर भाषा में, चाहे हम किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं जो किसी न किसी भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं। और ये बहुत सारे शब्द हम बहुत वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, स्थान के लिए, विशेषता के लिए, यानी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, यानी ये शब्द बनते कहाँ से हैं, तो शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से होती है। एक होती है उपसर्ग के द्वारा, एक प्रत्यय के द्वारा और एक समास के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, आज हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया में हमारा व्याकरण का जो पहला लेसन है, पहला पाठ है, उपसर्ग और प्रत्यय करेंगे। आशा करती हूँ सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। भाषाओं में शब्द कैसे बनते हैं, कभी आपने सोचा है? हर भाषा में नई नई संकल्पनाओं के लिए नए नए शब्द बनाए जाते हैं। भाषा में नई नई संकल्पनाएं आती रहती हैं और उनके लिए हम नए नए शब्द बनाते रहते हैं। यानी हम अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अनेक तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और निर्माण भी करते हैं। तो प्रत्येक भाषा में 3 तरह से शब्द बनाए जाते हैं। पहले शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है वो है मूल शब्द के आरंभ में कोई अंश यानी छोटा टुकड़ा या शब्द का छोटा रूप जोड़कर बनाया जाता है। जैसे हमारे पास सुंदर शब्द है, यदि हम उसमें अ लगा देंगे तो असुंदर हो जाएगा। ईमान शब्द है, यदि हम उसमें कोई शब्दांश बे लगा देंगे तो बेईमान हो जाएगा। यानी नया शब्द बनाने के लिए मूल शब्द के आरंभ में जो अंश जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और प्यारे बच्चों, हमने उपसर्ग और प्रत्यय कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं में भी अच्छे तरह से किए हैं, इसलिए आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। दूसरी जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है वो है मूल शब्द के अंत में कोई अंश जोड़कर। जैसे हमारे पास सुंदर शब्द है, यदि हम इसमें पीछे ता लगा देते हैं तो सुंदरता बन जाएगा। ईमान शब्द है, दार लगा देंगे तो ईमानदार बन जाएगा। यानी मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। और तीसरी प्रक्रिया है 2 मूल शब्दों को मिलाकर। जैसे राष्ट्र में पिता, प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री, काली प्लस मिर्च, काली मिर्च। यानी ये जो प्रक्रिया है जो 2 शब्दों के मेल से नए शब्द बनाती है, इसको हम समास कहते हैं। यानी हर भाषा में 3 प्रकार से शब्दों का निर्माण किया जाता है, उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। तो आज हम अपने पाठ में करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। तो पहले उपसर्ग के बारे में जानते हैं। भाषा के वे लघुत्तम अर्थवान खंड, लघुत्तम यानी छोटे से छोटा, अर्थवान जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, खंड यानी टुकड़ा। भाषा के वे छोटे अर्थवान टुकड़े जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। शब्दों तथा उपसर्गों में यही अंतर होता है कि उपसर्ग शब्दों की तरह अर्थवान तो होते हैं पर स्वतंत्र नहीं होते। यानी शब्द तो अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन उपसर्ग जो है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता। इसका भाषा में अलग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी अकेले उपसर्ग का हम भाषा में प्रयोग नहीं कर सकते। उपसर्गों से
हम शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे नि प्लस युक्त नियुक्त, अप प्लस यश अपयश, अधि प्लस नायक अधिनायक। यानी जब हम मूल शब्द के आगे किसी अर्थवान खंड को जोड़ते हैं, उससे जो नए शब्द का निर्माण होता है वो उपसर्ग कहलाता है। आगे हैं उपसर्ग के भेद। जिस तरह स्रोत के आधार पर शब्दों के तत्सम, तद्भव, देशज तथा आगत रूप में भेद किए जाते हैं, उसी तरह से उपसर्गों के भी भेद किए जाते हैं। उपसर्गों के 3 भेद हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। वही तत्सम यानी संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव यानी हिंदी के, आगत यानी दूसरी भाषा से आए हुए। तो हम पहले करेंगे तत्सम उपसर्ग। जो उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ संस्कृत भाषा से हिंदी में आ गए हैं तथा हिंदी के तत्सम शब्दों के प्रारंभ में ही जुड़कर शब्द बनाते हैं, वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे। जैसे अति उपसर्ग है हमारा, तत्सम संस्कृत का उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ होता है अधिक। शब्द के साथ जोड़ेंगे, अति प्लस पावन अति पावन, अति प्लस अधिक अत्यधिक, अति प्लस रिक्त अतिरिक्त, अति प्लस शय अतिशय। अधि, अन, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, ये जो हैं सभी तत्सम उपसर्ग यानी संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, जो मूल शब्द के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। आगे हैं तद्भव उपसर्ग अर्थात हिंदी के उपसर्ग। जिन उपसर्गों का विकास संस्कृत के तत्सम उपसर्गों या समासों के पूर्व पदों से हुआ है, वे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। इन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहा जाता है। इनमें कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्दों के रूप में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ विकसित हुए हैं। जैसे संस्कृत में अध तो हिंदी में अध, संस्कृत में कु हिंदी में क, संस्कृत में सु हिंदी में स। कुछ संस्कृत के तत्सम उपसर्ग हिंदी में आकर हिंदी में अपने बन गए और यथावत रूप में शब्दों के साथ लगकर शब्द रचना करने लगे। कुछ उपसर्ग नीचे दिए गए हैं जिनमें तद्भव उपसर्ग है, यानी हिंदी के जो उपसर्ग हैं, जैसे अ, अध, अन। आ से हम बनाएंगे, जैसे मूल शब्द हमारा है मर तो हो जाएगा अमर। चेत अचेत, था अथा, छूत अछूत। उसी तरह अध का, अन का, उन, ओ, कु, चो, दू, नी, पर, बिन। इस तरह से तद्भव शब्दों का तद्भव उपसर्ग का प्रयोग हम करते हैं, जो किसी भी शब्दांश के आगे लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उसके बाद तीसरा भेद आता है आगत या विदेशी उपसर्ग, यानी जो उपसर्ग दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं और हिंदी में हम उनका प्रयोग करते हैं। विदेशी भाषाओं से जो उपसर्ग हिंदी में आ गए हैं उन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। इनमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से आने वाले उपसर्ग आते हैं। जैसे हम उदाहरण देखेंगे। उपसर्ग है एन, सर, प्राइम, हाफ। एन यानी मूल शब्द वक्त के साथ लगाएंगे तो एन वक्त हो जाएगा। सर ताज के साथ लगाएंगे तो सरताज हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के साथ लगाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। टाइम के साथ यदि हाफ लगाएंगे तो हाफ टाइम हो जाएगा। यानी इन शब्दों से ही, इन शब्दांश से हमें पता चलता है कि ये दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं, इसलिए इन्हें आगत या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। कुछ और अन्य उपसर्ग भी हैं जो अरबी, फारसी भाषाओं से आए हुए हैं। जैसे अल, अल प्लस बेला, अलबेला, अल प्लस मस्त, अलमस्त, खुश,
खुश प्लस बू खुशबू, खुश प्लस दिल खुश दिल, खुश प्लस मिजाज खुश मिजाज, दर दर प्लस असल दरअसल, दर प्लस मियान दरमियान, कम कम प्लस जोर कमजोर, गैर गैर प्लस जरूरी गैर जरूरी, ला प्लस बिना, ला प्लस परवाह लापरवाह। इस प्रकार अरबी फारसी के भी उपसर्ग हैं जिनका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब हम उपसर्ग के जो मुख्य बिंदु थे उनको फिर से दोहराएंगे, यानी जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सबसे पहले कि मूल शब्दों के आरंभ में जो शब्द रूप जोड़े जाते हैं या शब्दों के जो अंश जोड़े जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग अर्थवान होते हैं पर इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी उपसर्ग का हम अकेले प्रयोग नहीं कर सकते। ये भाषा के बद्ध रूप में प्रयोग होते हैं, यानी बंधा हुआ है, ये शब्दों के साथ बंधकर ही प्रयोग किए जाते हैं। स्रोत के आधार पर उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। तत्सम उपसर्ग यानी संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग यानी हिंदी के उपसर्ग, तीसरा आगत या विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। जो उपसर्ग हिंदी के तत्सम शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर शब्द बनाते हैं वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं, और जिन उपसर्गों का विकास तत्सम उपसर्गों से हुआ है वे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। ये तत्सम उपसर्ग का बदला हुआ रूप है, इन्हें भी हिंदी के उपसर्ग भी कहा जाता है। और आगत या विदेशी उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी उपसर्ग के बारे में जानकारी जो है वो समाप्त हुई। आशा करती हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से समझने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही। सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें।